बीए पार्ट सेकेंड संस्कृत। प्रथम प्रश्न पत्र। संस्कृत साहित्य का इतिहास कालिदास। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना। कालिदास भारतीय तथा पाश्चात्य उभय दृष्टियों से संस्कृत के सर्वमान्य कवि माने जाते हैं। कालिदास की जन्मभूमि के विषय में बंगाल तथा कश्मीर के नाम लिए जाते हैं, परंतु ये अभी तक अनिर्णित ही है। कवि ने उज्जैनी के लिए विशेष पक्षपात दिखाया है, जिससे यही इनकी जन्मभूमि प्रतीत होती है। मेघदूत में यक्ष रास्ता टेढ़ा होने पर भी श्री विशाला उज्जैनी को देखने के लिए मेघ से आग्रह करता है। उज्जैनी के प्रति उनके विशेष पक्षपात तथा सूक्ष्म भौगोलिक परिचय के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कालिदास वहीं के रहने वाले थे। भारतीय जनश्रुति के आधार पर कालिदास राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों के मुखिया थे। कालिदास के ग्रंथों से भी विक्रम के साथ रहने की बात सूचित होती है। कालिदास के समय के विषय में प्रधानतया तीन मत हैं। प्रथम मत कालिदास को षष्ठ शतक का पता बतलाता है। दूसरा मत गुप्त काल में कालिदास की स्थिति मानता है। तीसरा मत विक्रम संवत के आरंभ में इनका समय बतलाता है। सर्वप्रथम षष्ठ शतक में कालिदास। भारतीय इतिहास में विक्रम उपाधि वाले 4 राजाओं का उल्लेख पाया जाता है, जिनके समसामयिक होने से कालिदास का भी समय भिन्न भिन्न सदियों में माना जाता है। डॉक्टर हार्नली का मत है कि यशोधर्मन ने, जिसे कारूर की लड़ाई में हून वंश के प्रतापी राजा मिहिरकुल को बालादित्य नरसिंह गुप्त की सहायता से परास्त किया था, विक्रमादित्य की उपाधि भी ग्रहण की थी। अपने इस महत्वपूर्ण विजय के उपलक्ष्य में उसने नवीन संवत चलाया, जो विक्रम के नाम से विवृत हुआ, परंतु इसे प्राचीन सिद्ध करने की इच्छा से इसके ऊपर प्राचीनता का पुट देने के लिए उसने इसे 6000 वर्ष पूर्व से चलाया, अर्थात 544 ईस्वी की विजय घटना की यादगार में उसने अपने नवीन संवत के 600 पूर्व अर्थात 58 ईस्वी पूर्व से स्थापित होने की बात प्रचारित की। विक्रम संवत की नवीन कल्पना डॉक्टर फर्गुसन ने की थी। हार्नली ने इसका उपयोग कालिदास के समय निरूपण के लिए किया। उसने दिखलाया है कि रघु का दिग्विजय यशोधर्मन की राज्य सीमा से बिल्कुल मिलता जुलता है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने अनेक कौतुकपूर्ण प्रमाणों से सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कालिदास 12वीं के अनंतर छठी सदी में विद्यमान थे। इस मत का खंडन परंतु कालिदास को इतना पीछे मानना उचित नहीं प्रतीत होता है। हुनों को पराजित करने पर भी यशोधर्मन शकाराती शकों का शत्रु नहीं कहा जा सकता है। न उसके शिलालेखों से नवीन संवत की स्थापना की घटना सच्ची प्रतीत होती है। विक्रम संवत की स्थापना छठी सदी में यशोधर्मन के द्वारा मानना ज्ञात इतिहास पर घोर अत्याचार करना है, क्योंकि मालव संवत के नाम से ये संवत अति प्राचीन काल में भी प्रसिद्ध था। 473 ईस्वी के कुमार गुप्त की प्रशस्ति के कर्ता वत्स भट्टी की रचना में ऋतु संगार के कितने ही पद्यों की झलक दिख पड़ती है। ऐसी दशा में कालिदास को 5वीं सदी के अनंतर मानना अनुचित है। अतः इस मत को प्रामाणिक मानकर कितने ही भारतीय तथा यूरोपीय विद्वानों ने गुप्त नरेशों के उन्नत समय में कालिदास की स्थिति बतलाई है। दूसरा मत है गुप्त काल में कालिदास की स्थिति। गुप्त काल में कालिदास की स्थिति मानने वाले विद्वानों में भी कुछ भेद दिख पड़ता है। पुणे के प्रोफेसर के बी पाठक की सम्मति में कालिदास स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे, परंतु डॉक्टर रामकृष्ण भंडारकर, साहित्याचार्य पंडित रामावतार शर्मा तथा अधिकांश पश्चिमी विद्वान गुप्तों में सबसे अधिक प्रभावशाली चंद्रगुप्त द्वितीय को कालिदास का आश्रयदाता मानते हैं। पाठक ने कश्मीरी टीकाकार वल्लभदेव के निम्नलिखित श्लोक के पाठ को प्रामाणिक मानकर पूर्वोक्त सिद्धांत निश्चित किया। विनीता श्रमा तस्य सिंधु तीर विचेष्टनैः दुदुवुवाजिन स्कंदान लग्न कुंकुम के स्थान। इस पद्य के सिंधु शब्द के स्थान पर वल्लभदेव ने बक्षु पद माना है। बक्षु शब्द पाठक की सहमति में ऑक्सस शब्द का संस्कृतिकरण है। अतः पाठ को प्रामाणिक मानने से कहना पड़ता है कि रघु ने हुनों की ऑक्सस नदी, जो पामीर से निकलकर अरब सागर में गिरती है, के किनारे उनके भारत आगमन के पहले ही हराया था। ये घटना
455 ईस्वी के पूर्व की हो सकती है, क्योंकि उस समय स्कंदगुप्त के प्रबल प्रताप के सामने हार मान भग्न मनोरथ होकर उन्हों को लौटना पड़ा था। अतः रघुवंश को कालिदास की प्रथम रचना मानकर पाठक ने उन्हें स्कंदगुप्त का समकालीन माना है। विजय चंद्र मजूमदार ने कुछ अन्य प्रमाण देखकर इन्हें कुमारगुप्त तथा स्कंदगुप्त दोनों के समय में माना है। पश्चिम विद्वान शकों को भारत से निकाल बार करने वाले, विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल में, जब भारत में चारों ओर शांति विराजमान थी और जो भारतीय कला कौशल के पुनरुन्नति का काल माना जाता है, कालिदास को मानते हैं। रघुवंश के चतुर्थ सर्ग में वर्णित रघु का दिग्विजय समुद्रगुप्त की विजय से सर्वथा मिलता जुलता है। रघुवंश में वर्णित शांति का समुचित काल चंद्रगुप्त का ही समय है। इसके सिवाय इंदुमती स्वयं में उपस्थित मगध राजा के लिए जो उपमा या विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं, उनसे भी चंद्रगुप्त नाम की ध्वनि निकलती है। परंतु गुप्त काल में कालिदास की स्थिति बताना ठीक नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ही प्रथम विक्रमादित्य नहीं थे। जब इनसे भी प्राचीन मालवा में रहने वाले विक्रम का पता इतिहास से चलता है, तब कालिदास को गुप्त काल में कैसे माने जा सकते हैं। प्रथम शती का कालिदास। तीसरा मत है प्रथम शती में कालिदास। ऐतिहासिक खोज से ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में शकों को परास्त करने वाले, विद्वानों को विपुल दान देने वाले उज्जैनी नरेश राजा विक्रमादित्य के अस्तित्व का पता चलता है। राजा हाल की गाथा सप्तशती में रचनाकाल प्रथम शताब्दी विक्रमादित्य नामक एक प्रतापी तथा उदार शासक का निर्देश है, जिसने शत्रुओं पर विजय पाने के उपलक्ष्य में भृत्यों को लाखों का उपहार दिया था। जैन ग्रंथों से इस बात की पर्याप्त पुष्टि होती है। मेरु तुंगाचार्य विरचित पद्यावली से पता चलता है कि उज्जैनी के राजा गर्दभिल के पुत्र विक्रमादित्य ने शकों से उज्जैनी का राज्य लौटा लिया था। यह घटना महावीर निर्वाण के 870वें वर्ष में अर्थात 57 ईस्वी पूर्व हुई थी। इसकी पुष्टि पुरंदकोश तथा शत्रुंजय महात्म्य से भी होती है। प्राचीन काल में मालव नामक गणों का विशेष प्रभुत्व था। ईस्वी पूर्व तृतीय शतक में इसने शूद्र गण के साथ सिकंदर का सामना किया था, पर विशेष सहायता न मिलने से पराजित हुआ था। यही मालव जाति गीक लोगों के सतत आक्रमण से पीड़ित होकर राजपुताने की ओर आई और मालवा में ईस्वी पूर्व प्रथम द्वितीय शताब्दी में अपना प्रभुत्व जमाया। यह गणराज्य था। विक्रमादित्य इसी गणतंत्र के मुखिया थे। शकों के आक्रमण को विफल बनाकर विक्रम ने शकारी की उपाधि धारण की और अपने मालवगण को प्रतिष्ठित किया। इसलिए इस संवत का मालवगण स्थिति नाम पड़ा था। गणराज्य में व्यक्ति की अपेक्षा समाज का विशेष महत्व होता है। अतः यह संवत गण मुख्य के नाम पर ही अभिहित न होकर गण के नाम पर मालव संवत कहलाता था। अतः ईस्वी पूर्व प्रथम शतक में विक्रम नामधारी राजा या गण मुखिया का परिचय इतिहास से भलीभांति लगता है। इन्हीं की सभा में कालिदास की स्थिति मानना सर्वथा न्याय संगत है। अपने आश्रयदाता विक्रम की सूचना कालिदास ने अपने ग्रंथों में अनेक स्थानों पर दी है। विक्रम उर्वशी त्रोटक के अभिधान में नायक के स्थान पर विक्रम का उल्लेख तथा उसके प्रथम अंक में अनुच्छेद खलु विक्रम अलंकार वाक्य में विक्रम शब्द का प्रयोग विक्रम के साथ कालिदास का घनिष्ठ संबंध सूचित करता है। कालिदास को प्रथम शताब्दी में रखने के लिए कुछ प्रमाण उपस्थित किए जा सकते हैं। कालिदास ने रघुवंश के श्लोक 36 में अवंतीनाथ का वर्णन करते समय विक्रमादित्य विरुद्ध का संकेत किया है। कथा सागर के अनुसार विक्रमादित्य मालवगण के संस्थापक काव्य कला के प्रेमी शैव थे। कालिदास के ग्रंथों से भी उनके शैव होने का संकेत मिलता है। फलतः उनके विक्रमादित्य के सभा पंडित होने की अधिक संभावना है, न कि वैष्णव मतावलंबी परम भागवत गुप्त नरेशों की सभा में। रघुवंश के षष्ठ सर्ग में इंदुमती के स्वयंवर के प्रसंग में पांड्य नरेश का वर्णन किया गया है। श्लोक 59 से 64 तक। चतुर्थ शताब्दी में पांड्यों का राज्य समाप्त हो गया था, परंतु प्रथम शताब्दी में उनका राज्य विद्यमान था। कालिदास ने पांड्य नरेश की उरकपुर राजधानी बतलाया है, जो उरिया उर का संस्कृत नाम है। पांड्य नरेशों की यही राजधानी थी। काव्य ग्रंथ। कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। कालिदास रचित महाकाव्य। ऋतु संगार, कुमार संभव, मेघदूत तथा रघुवंश। नाटक मालविका, अग्निमित्र, विक्रम उर्वशी, अभिज्ञान, शाकुंतलम।
सर्वप्रथम ऋतु संहार। ऋतु संहार कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। विद्वानों की दृष्टि में बाल कवि कालिदास ने काव्य कला का आरंभ इसी ऋतु वर्णन परक लघु काव्य से किया। 6 सर्गों में विभक्त काव्य ग्रीष्म से आरंभ कर वसंत तक 6 ऋतुओं का बड़ा ही स्वाभाविक अकृत्रिम तथा सरल वर्णन प्रस्तुत करता है। परंतु इसे कालिदास से कृति मानने में आलोचकों में एक मत नहीं है। उनकी दृष्टि में न तो इसमें कालिदास की कमनीय शैली या वाग वैदक्ति का परिचय मिलता है, न इसमें बाल रचना की पुष्टि के कोई प्रमाण मिलते हैं। भारतीय दृष्टि से ऋतुओं का वर्णन रूढ़िगत तथा सरलता सामंजस्यपूर्ण है। अलंकार ग्रंथों में उद्धरण का अभाव भी उक्त संदेह की पुष्टि सा करता प्रतीत होता है। दूसरा काव्य कुमार संभव कालिदास की सच्ची निसंदिग्ध रचना है। इसमें कवि ने कुमार कार्तिकेय के जन्म के वर्णन का संकल्प किया था, परंतु यह महाकाव्य अधूरा ही है। इसमें वर्तमान 17 सर्गों में से आदि के 7 सर्ग तो कालिदास की लेखनी के चमत्कार हैं ही। अष्टम सर्ग भी उनका ही संचय निर्माण है। आलंकारिकों तथा सुक्ति संग्रह ने इन्हीं सर्गों में से पद्यों को अनुद्धृत किया है। कालिदास से कविता के प्रवीण पार के मल्लिनाथ ने 30 सर्गों पर अपनी संजीवनी लिखी। इन आदिम अष्ट सर्गों में विषय की दृष्टि से पूर्ण एक ही है। कविता का चमत्कार सहृदयों के लिए निर्दय नितांत हृदयवाचक है। जगता पितरों शिव पार्वती जैसे दिव्य दंपति के रूप तथा स्नेह का वर्णन नितांत औचित्यपूर्ण तथा ओजस्वी है। केवल अष्टम सर्ग का रति वर्णन अलंकारिकों के बीच दिव्य कटाक्ष का पात्र बना है। पंचम सर्ग में पार्वती की कठोर तपश्चर्या का वर्णन जितना ओजपूर्ण है, उदात है तथा संश्लिष्ट है, उतना ही तृतीय सर्ग में शिव जी की समाधि का वर्णन भी है। 9 से लेकर 17 सर्ग किसी साधारण कवि के द्वारा लिखित प्रक्षेप मात्र है। अगला काव्य मेघदूत कालिदास की अनुपम प्रतिभा का विलास है। वियोग विदुरा कांता के पास यक्ष का मेघ के द्वारा प्रणय संदेश भेजना मौलिक कल्पना है। संभव है यह हनुमान को दूत बनाकर भेजने की रामायणीय कथा अथवा हंस दूत की महाभारतीय कथा के द्वारा संकेतित किया गया हो, परंतु इसका संविधानक तथा विषय उपन्यास कवि की मौलिक सूझ के परिणाम है। इसकी लोकप्रियता तथा व्यापकता का निदर्शन विपुल टीका संपत्ति लगभग 50 टीकाओं से तो लगता ही साथ तिब्बती तथा सिंगली भाषा में इसके अनुवाद से विशेषता पुष्टि होती है। मेघदूत को आदर्श मानकर संस्कृत में निबद्ध एक विपुल काव्य माला है जो संदेश काव्य के नाम से विख्यात है। पूर्व मेघ में कवि ने रामगिरी से अलका तक मार्ग के वर्णन अवसर पर समस्त भारतवर्ष की प्राकृतिक सुषमा का विराम उपन्यास किया है। यह बाह्य प्रकृति के सौंदर्य तथा कमनीयता का उज्जवल प्रदर्शन है, तो उत्तर में एक मानव हृदय के सौंदर्य तथा अभिरामता का विमल चित्रण है। यक्ष का प्रेम संदेश उसके कोमल हृदय के स्वाभाविक स्नेह का तथा नैसर्गिक सहानुभूति का एक मनोरम प्रतीक है, और इस उदात्त प्रेम का भी व्यंजक काव्य सूक्ष्म तथा भाव सौष्ठव से मंडित ये ग्रंथ रस का अक्षय स्तोत्र है, जिसकी भावधारा सूखने की अपेक्षा प्रतिदिन आनंदातिरेक से वृद्धिगत ही होती जा रही है। अगला काव्य है रघुवंश। भारतीय आलोचना रघुवंश को कालिदास का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानती है, और इसलिए कालिदास के लिए रघुकार रघुवंश का रचयिता अभिधान का प्रयोग किया गया है। ग्रंथ की लोकप्रियता तथा व्यापकता का परिचय विभिन्न काल में निर्मित 40 टीकाओं के अस्तित्व से भी भली भांति मिल सकता है। रघु के जन्म की पूर्व पीठिका से ही काव्य का आरंभ होता है। दिलीप के गोचारण से रघु का जन्म होता है। द्वितीय तथा तृतीय सर्ग जो अपने अदम्य पराक्रम से पूरे भारतवर्ष के ऊपर दिग्विजय करते हैं। चतुर्थ सर्ग और अपनी अद्भुत दानशीलता दिखलाकर लोगों को चकित कर देते हैं। पंचम सर्ग इसके अनंतर 3 सर्गों में इंदुमती का स्वयंवर, अन्य संवेद राजाओं को परास्त कर रघुपुत्र अज का इंदुमती से विवाह तथा कोमलमाला के गिरने से इंदुमती का मरण तथा अज का करुण विलाप क्रमशः वर्णित है। 10वें सर्ग से लेकर 15वें सर्ग तक रामचरित का विस्तृत वर्णन है। यहाँ कालिदास ने जमकर रामचंद्र के चरित्र का वैशिष्ट बड़ी सुंदरता से प्रदर्शित किया है। त्रयोदश सर्ग में पुष्पक आरूढ़ राम के द्वारा भारतवर्ष के स्थलों का रुचिर वर्णन कालिदास की प्रतिभा का विलास है। चतुर्दश सर्ग में सीता के चरित्र की सुषमा से आलोकित है। राम के द्वारा परित्यक्ता गर्भ बरालसा जनक नंदिनी के प्रणय संदेश में जो आत्म गौरव, जो स्नेह भरावा व पातिव्रत के चरित्र का उत्कर्ष है। अंतिम कतिपय सर्गों में कालिदास तथा नाना राजाओं के चरित्र की सरसरी तौर से निरखते चले गए हैं, परंतु अंतिम 19वें सर्ग में कामुक अग्निवर्ण का चित्रण बड़ी ही मार्मिकता के साथ कवि ने किया है। देखने में रघुवंश अधूरा सा दिखता है, परंतु कालिदास ने यहाँ प्रभु शक्ति की कल्पना में अपने विचारों को पूर्ण रूप में अभिव्यक्त कर दिया है। प्रकृति रंजन के कारण राज्य की समृद्धि होती है तथा प्रकृति हिंसन के कारण
राज्य का सर्वनाश होता है। ये उपदेश बड़े ही अच्छे ढंग से रघुवंश के अनुशीलन से प्रकट हो रहा है। महाकवि कालिदास की कविता देववाणी का श्रृंगार है। माधुर्य का निवेश, प्रसाद की स्निग्धता, पदों की सरस शैया, अर्थ का सौष्ठव, अलंकारों का मंजुल प्रयोग, कमनीय काव्य के समस्त लक्षण कालिदास की कविता में अपना अस्तित्व धारण किए हुए हैं। कालिदास भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं, जिनके पात्र भारतीयता की भव्य मूर्ति हैं। भारतीय समाज का सच्चा रूप उनके काव्यों में झांकता है तथा उनके नाटकों में अपना अभिनय दिखाता है। कालिदास की कविता का प्रधान गुण है वर्ण्य, विषय तथा वर्णन प्राकृतिक में मंजुल सामंजस्य। कालिदास चुने हुए छोटे थोड़े शब्दों में जिन भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उन्हें दूसरा कवि विस्तार से लिख कर भी प्रकट नहीं कर सकता। बल से छू देते हैं, सुना बन जाता है। औचित्य के तो वे प्रवीण मर्मज्ञ हैं। जिन भावों का जिन शब्दों के द्वारा प्रकटन कलात्मकता तथा रुचि होगा, वे उन भावों को उन्हीं शब्दों में प्रकट कर अपनी भावुकता का परिचय देते हैं। कालिदास के काव्यों में हृदय पक्ष का प्राधान्य है। उपमा कालिदास से का भारतीय आभानक वस्तुतः सच्चा है। उनकी उपमाएं लोक तथा प्रकृति के मार्ग स्थलों से संग्रहित की गई हैं तथा विषय को उज्जवल करने और काव्य सुषमा की वृद्धि में नितांत समर्थ है। उपमा कालिदास से के हम कतिपय उदाहरण देंगे। कालिदास अपनी उपमा के द्वारा देवता तथा मानव दोनों के गौरव को प्रतिष्ठित करते हैं। अंतर जगत तथा बहिर्जगत से चुने जाने के कारण इन उपमाओं में विलक्षण चमत्कार है। समाधि में निरत भूत पावन शंकर की उपमा द्वारा जिस अपूर्व स्तब्धता का परिचय दिया गया है, उनका सौंदर्य नितांत अवलोकनीय है। कुमार संभव अवृष्टि संरंभम इवाम्बुवाहम अपाम इवादारम अनुतरंगम अंतश्चरानां मरुतां निरोधात् निवात निष्कंपम एव प्रदीपम। योगेश्वर महादेव शरीरस्थ समस्त वायुओं को निरोध कर पर्यंक बंध में निस्थिर अचंचल भाव से बैठे हैं। जैसे वृष्टि के सरम से हीन अंबुवा मेघ हो, जल को धारण करने वाला अंबुवा किसी भी क्षण में बरस सकता है। तरंग से हीन समुद्र हो, चंचल जलराशि का आधारभूत समुद्र जैसे तरंगहीन अचंचल हो। अपाम इवाधार शब्द की यही ध्वनि है तथा निवात निष्कंप प्रदीप हो। यहाँ तीनों प्राकृतिक उपमानों के द्वारा कालिदास योगीराज शिव की अचल स्थिरता की अभिव्यंजना कर उनके गौरव की एक रेखा खींचते हुए प्रतीत होते हैं। स्वयंवर में उपस्थित भूपालों को छोड़कर जब इंदुमती आगे बढ़ जाती है, तब वे राजमार्ग पर दीप शिखा के द्वारा छोड़े गए महलों के समान प्रतीत होते हैं। यहाँ राजाओं की विषमता तथा उदासी की अभिव्यक्ति इस उपमा के द्वारा बड़ी सुंदरता से की गई है। संचारिणी दीप शिखा एव रात्रौ यम यम विवति याय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाट एव प्रपेदे विवर्ण भावम स स भूमि पाल। इसी उपमा प्रयोग के सौंदर्य के कारण यह महाकवि दीप शिखा कालिदास के नाम से कवि गोष्ठी में प्रसिद्ध हुए हैं। प्रकृति चित्रण कालिदास की निरीक्षण शक्ति अत्यंत सूक्ष्म तथा पैनी है। उनका प्रकृति वर्णन वैज्ञानिक तथा प्रतिभा मंडित है। इसके रमणीय उदाहरण सर्वत्र दिख पड़ते हैं। कुमार संभव का उदाहरण है सीकर व्यतिकरम मरीचिबी दूर्यति अमनते विवस्वती इंद्र चाप परिवेश शून्यताम निर्जरा तव पितृ व्रजंती अमी। पर्वत के झरनों पर जब दिन के समय में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब उनमें इंद्रधनुष चमकने लगता है, परंतु संध्या के समय सूर्य के पश्चिम और लटक जाने पर उनमें इंद्रधनुष नहीं दिखलाई पड़ते। इस वैज्ञानिक तथ्य तथा निरीक्षण चातुरी का प्रत्यक्ष वर्णन कालिदास ने इस ग्रंथ में इस पद्य में किया है। कालिदास के प्रकृति वर्णन में अनेक वैशिष्ट्य हैं। कवि मानव सौंदर्य की तीव्रता तथा यथार्थता के अभिव्यंजन के निमित्त प्रकृति का आश्रय लेता है, तो कहीं वह प्रकृति के ऊपर मानव भावों तथा व्यापारों का ललित आरोप करता है। कहीं वह प्रकृति और मानव के बीच परस्पर गाढ़ मैत्री, सहानुभूति तथा रमणीय रागात्मक प्रवृत्ति का संबंध जोड़ता है, तो कहीं प्रकृति को भगवान की ललित लीला का निकेतन मानकर आनंद से विभोर हो जाता है।
निसंदेह कालिदास प्रकृति के अंतःस्थल के सूक्ष्म पार की महाकवि हैं, जिनकी दृष्टि प्रकृति के सौम्य रूप, माधुर्यमय प्रवृत्ति तथा स्निग्ध सौंदर्य के ऊपर रीझिए तथा उग्रता और भीषणता से सदा परांगमुख रहती है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कालिदास ने प्रकृति और मनुष्य को एक घनिष्ठ प्रेम संबंध में बंधा हुआ दिखाया है। आश्रम की बालिका शकुंतला को अलंकृत करने के लिए प्रकृति स्नेह से आभूषण वितरण करती है। वृक्ष शावक शकुंतला को जाने नहीं देता, प्रकृति पत्तों के गिरने के व्याज से आंसू बहाती है। प्रकृति तथा मनुष्य का ऐसा सहानुभूति पूर्ण वर्णन संस्कृत साहित्य में विरत है। यह दृश्य कालिदास के प्रकृति प्रेम तथा असीम करुण रस की वर्णन शैली का सुस्पष्ट परिचायक है। महर्षि शकुंतला की विदाई की आज्ञा प्रकृति से मांग रहे हैं। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मासु अपीतेषु या नादते प्रिय मंडनापि भक्तां स्नेहेन या पल्लवम आद्यव कुसुम प्रसूति समय यस्य भवति उत्सव सेयं याति शकुंतला पति गृहं सर्वै अनुज्ञायताम्। महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटकों का संक्षिप्त चित्र वर्णन इस प्रकार है। मालविका अग्नि मित्र में शुंग वर्षीय नरेश अग्निमित्र तथा मालविका के प्रेम का अभिरावण चित्रण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आश्रय लेकर कमनीयता के साथ अंकित किया गया है। कवि ने राजा के अंतपुर की चार दीवारी के भीतर विकसित होने वाले काम, रानियों की परस्पर ईर्ष्या, राजा की कामुकता, महिषी धारिणी की धीरता तथा उदारता का चित्रण बड़ी सुंदरता से किया है। दूसरा, विक्रम उर्वशीय नाटक। इस नाटक में कालिदास ने एक वैदिक प्रेमाख्यान को ऋग्वेद 10:95 तथा शतपथ ब्राह्मण 11 में निर्दिष्ट पुरुरवा तथा पूर्वशी की प्रेम कथा को कमनीय नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्राचीन प्रेम आख्यान में अपनी प्रौढ़ता तथा चमत्कार के कारण कवि का ध्यान आकृष्ट किया है। पुरुरवा नितांत उपकार परायण भूपाल है और वह राक्षस से उर्वशी का उद्धार करता है। इसी प्रसंग में उर्वशी उसके अलौकिक रूप पर आसक्त होकर अनेक शर्तों के साथ उसकी रानी बनना स्वीकार करती है। उसके वियोग में पुरुरवा पागल बनकर जंगल में मारा मारा फिरता है। कवि ने पुरुरवा के उद्दाम प्रेम का संसार के समग्र बंधनों को तोड़कर बहने वाली काम सरिता का चित्रण बड़ी मार्मिकता के साथ किया है। यहाँ कवित्व का ही विलास अधिक है, नाटक की कौशल का कम। इस नाटक में कवि ने प्रणय और प्रणय उन्माद को एक प्रधान प्रतिपाद्य विषय बनाया। तीसरा नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। भारतीय आलोचकों ने तो इसे नाटक साहित्य में सबसे श्रेष्ठ बतलाया है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। पश्चिमी विद्वानों ने अपनी दृष्टि से इसे अत्युत्तम नाटक माना है। इस नाटक में 7 अंक हैं। पहले अंक में हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत आखेट करने के लिए वन में जाता है और संयोगवश महर्षि कनक के आश्रम में शकुंतला से साक्षात्कार करता है। उसकी जन्म कथा सुन उसके हृदय में शकुंतला के लिए अनुराग उत्पन्न होता है। द्वितीय अंक में ऋषियों की प्रार्थना पर आश्रम की रक्षा करने के लिए स्वयं वहीं रह जाता है। तृतीय अंक में राजा और शकुंतला का समागम है। चतुर्थ अंक में कनक तीर्थ यात्रा से लौटकर आश्रम में आते हैं और आपन सत्वा शकुंतला को गौतमी, शारद्वत और शरंग रामक 2 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भेजते हैं। शकुंतला का आश्रम से जाने का दृश्य बड़ा ही करुणोत्पादक है। पंचम अंक में शकुंतला हस्तिनापुर पहुंचती है, परंतु दुर्वासा के शाप के कारण राजा उसे पहचानता नहीं। इस प्रत्याख्यान के बाद ऋषियों के चले जाने पर शकुंतला को कोई दिव्य ज्योति आकाश में उठाकर ले जाती है और मारीच के आश्रम में वह अपनी माता मेनका के साथ निवास करती है। षष्ठ अंक में राजा की नामांकित अंगूठी मछुए के पास से राजा को मिलती है, जिसे देखते ही दुष्यंत को शकुंतला की स्मृति हो उठती है। वह प्रियतमा के प्रत्याख्यान से अत्यंत विवल हो उठता है। अंत में इंद्र की सहायता करने के लिए वह स्वर्गलोक में जाता है। सप्तम अंक में दुष्यंत विजय प्राप्त कर स्वर्ग से लौटता है और मारीच आश्रम में अपने पुत्र तथा प्रियतमा का साक्षात्कार करता है। इसी मिलन तथा मारीच के आशीर्वाद के साथ नाटक समाप्त होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक कालिदास के ग्रंथों में ही शीर्ष स्थानीय नहीं है, अपितु संस्कृत नाटक मणिमाला का शोभमान सुमेरु है। मैनीय मध्य मणि है। कथानक पुराना है। महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला और दुष्यंत का आख्यान अनेक अध्यायों में वर्णित है, परंतु वे कथानक नितांत नीरस, अर्चक तथा आदर्शहीन है। दुष्यंत आश्रम में जाता है, कर्म उपस्थित नहीं है। शकुंतला से उसे प्रेम होता है, परंतु किसी प्रौढ़ व्यवहार कुशला शकुंतला बहुवल्लभ दुष्यंत से विवाह करना तभी स्वीकार करती है जब उसके पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने का वचन देता है। दोनों का प्रेम मिलन होता है। राजा उसे छोड़कर राज कार्य देखने के लिए हस्तिनापुर चला जाता है। शकुंतला को पुत्र पैदा होता है, बड़ा होता है। कनव राजा के पास पुत्र के साथ शकुंतला को भेजते हैं, पर राजा उसे अस्वीकार करता है। ठीक
उसी समय आकाशवाणी होती है, भरस्व पुत्रम दौष्यंतिम सत्यम मां शकुंतला। शकुंतला सच बोलती है, पुत्र तुम्हारा ही, उसका रक्षण करो। राजा तब अपनी जानकारी प्रकट करता है कि मैं इस विषय से मैं परिचित था, परंतु अपने सभासदों के सामने स्वीकार करते हुए लज्जा से हिचकता था। आकाशवाणी की सच्चाई पर शकुंतला को अपनी हृदय की तथा महल की रानी बतलाता है। इतना ही महाभारत का संक्षिप्त कथानक है, निष्पान, निर्जीव और निरीह कथानक। दुष्यंत समाज विरुद्ध छली है। कालिदास ने उक्त वस्तु विन्यास में चरित्र चित्रण की सुषमा बनाए रखने के लिए अनेक परिवर्तन किए हैं। शकुंतला के शील की रक्षा करने के लिए अनुसुईया और प्रियंवदा जैसी सखियों की कल्पना की है, जो अपनी सखी के भविष्य की चिंता स्वयं कर उसे चिंता भार से मुक्त बनाती हैं। दुष्यंत के आदर्श चरित्र की सिद्धि के लिए उन्होंने दुर्वासा के शाप की कल्पना प्रस्तुत की है। दुष्यंत जानबूझकर प्रेयसी शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह की बात नहीं भूल जाता, प्रत्युत उसके सिर पर चलते जादू की तरह कोपन ऋषि का अभिशाप चक्कर काट रहा था। राजा अपने महाभारतीय प्रतिनिधि के समान अपनी विवाहिता की को इच्छा पूर्वक स्मृति के गर्त में नहीं डाल देता, वह तो एक बड़े अभिशाप के वश में होकर अपने आप को ही भूल बैठता है। पंचम से लेकर सप्तम अंक की वस्तु शकुंतला का प्रत्याख्यान, उसकी तपश्चर्या और पुनर्मिलन कवि के उर्वर मस्तक की अनुपम उपज है। इस प्रकार शकुंतला का कथानक दो विरोधी मानस प्रवृत्तियों के तुमुल संघर्ष पर आश्रित है। इन प्रवृत्तियों के नाम है काम और धर्म, वासना और कर्तव्य। नाटक के आरंभिक तीन अंकों में काम का राज्य और उत्तरार्ध में धर्म की विजय है। वासना के वश में होने से राजा का पतन होता है, परंतु कर्तव्य के ओर अग्रसर होने पर उसका उत्थान होता है। इस प्रकार समग्र शकुंतल नाटक धर्म विरुद्ध कामोस्मी का जीवंत साहित्यिक दृष्टांत है। शकुंतला कालिदास की अनुपम कृति है। वह आरंभ से अंत तक नाट्य कला का प्रशंसनीय निदर्शन है। साहित्य की दृष्टि से तो श्रेष्ठ है ही साथ इसमें आध्यात्मिक रहस्यों की और भी संकेत किया है। चौथे अंक में अयम अहम ओ भो, मैं ये आया के द्वार पर ऊंची पुकार लगाने वाले पवित्र तपो जीवन के लिए आह्वान करने वाले दुर्वासा ऋषि अरण्यवास, सादा जीवन, विलास रहित आचरण तथा तपश्चर्या के प्रतीक हैं। छिपे चोर की तरह वृक्षों की ओर से प्रवेश करने वाला दुष्यंत विलासिता का प्रतीक है। दुर्वासा का तिरस्कार कर दुष्यंत को अपना हृदय देने वाली शकुंतला रूपी भारत लक्ष्मी की शोचनीय दशा देखकर किसके हृदय में सहानुभूति की सरिता नहीं उमड़ पड़ती। तपो मार्ग के अवलंबन करने से असीम शांति तथा नित्य अक्षय सुख की प्राप्ति देखकर कौन मनुष्य तपोमय जीवन बिताने के लिए शिक्षा नहीं ग्रहण करता। शकुंतला की दुर्दशा को देखकर कालिदास ने गंधर्व विवाह की प्रथा को दूषित बतलाया है। चरित्र चित्रण कालिदास की विशेषता है। उनके हाथों में निर्जीव दुष्यंत सजीव होता है।